वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 10 का जो विज्ञान का संजीव डेश्वर का मॉडल पेपर है फर्स्ट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम इसके जितने भी सवाल हैं उनको बड़ी आसानी से हल करेंगे। ये जो मॉडल पेपर 1 है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा भी प्रोवाइड किया गया था, उसका भी ये मॉडल पेपर 1 है और संजीव डेश्वर का भी ये मॉडल पेपर 1 है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला सवाल है, हमें नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन है असत्य है, हमें ये बताना है। जैसे PbO यानी लेड ऑक्साइड है, साथ ही कार्बन के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, तो इसका हमें बताना है। शीशे का अपचयन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, कार्बन का उपचयन हो रहा है, लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर ए है यानी 1 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे जो कथन है वो दोनों क्या हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर हम किसका प्रयोग करते हैं, जिंक की परत चढ़ाकर, यानी एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की क्या चढ़ा देते हैं, अपन परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जिंक की परत चढ़ाकर। तीसरा क्वेश्चन है, एथेन का आणविक सूत्र में कितने हमें बंध है वो बताने हैं। तो देखो इसका सूत्र क्या है, C2H6 है, यानी कार्बन तो कितने हैं, 2 है। हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, यहाँ पर हमें 6 बताने हैं। उसके बाद हम बंध देख लेते कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो 7 क्या हो जाएंगे इसके अंदर सहसंयोजक आबंध उपस्थित होते हैं। अगला है आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस क्या बनाता है, आयरन बनाता है। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है, अपने यौगिक से विस्थापित कर देता है। इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया, ये एक विस्थापन अभिक्रिया है जिसके अंदर क्या होता है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को अपने यौगिक से विस्थापित कर देता है। अगला है कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन का नाम हमें बताना है। तो इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl पाया जाता है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, इसका मतलब क्या है, यानी भोजन पूरी तरीके से नहीं पका है। ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, यानी काला कैसे होगा, जब ईंधन क्या होगा, पूरी तरह से नहीं जल रहा है, यानी ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है तो क्या हो जाएगा, जो उसकी तली होगी वो क्या हो जाएगी, काली हो जाएगी। पादप में जाइलम उत्तक क्या करता है हमें बताना है। तो ये क्या करता है, हमारे जल का क्या करता है, वहन करता है। यानी जो जाइलम उत्तक होता है वो क्या काम करता है, नीचे से ऊपर की ओर वर्क करता है, जबकि हमारे पास एक और होता है फ्लोएम उत्तक, वो क्या करेगा, ऊपर से नीचे की ओर। यानी अगर पानी को नीचे से ऊपर, यानी पानी का अवशोषण कौन करता है, जड़ें करती है, तो जड़ें नीचे की ओर होती है, तो नीचे से ऊपर की ओर पानी को पौधे के हरे भाग तक पहुंचाने का काम कौन सा उत्तक करता है, जाइलम। और भोजन कौन बनाती है, हरी पत्तियां बनाती है, तो ऊपर से नीचे के जितने भी भाग है वहां तक पहुंचाने का काम हमारा फ्लोएम उत्तक करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, इंसुलिन भी नहीं है, थायरोक्सिन भी नहीं है, एस्ट्रोजन भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका, साइटोकाइनिन हो जाएगा। सीधी रेखा में चलने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है, तो वो हमारा जो मध्य मस्तिष्क होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, हम एक सीधी रेखा में चल सके उसके लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, अमीबा में जनन किस विधि के द्वारा होता है। तो वो किसके द्वारा होता है, द्विखंडन के द्वारा, यानी एक कोशिका एक से अधिक कोशिकाओं में टूट जाती है। आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगर जोन मेंडल है, उसको आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से जैविक घटक है, तो कौन सा हो जाएगा, हमारा पादप एक जैविक घटक का काम करता है। अगला है जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, तो ये हमारा 1.33 होता है, यानी 1.33 होता है। वास्तविक सूर्यास्त आभासी सूर्यास्त के मध्य समय का अंतर कितना होता है, वो 2 मिनट का होता है। सूर्यास्त और सूर्योदय की बात हो रही है तो हमें 2 मिनट तक सूर्य लाल दिखाई देता है, उसकी रोशनी दिखाई देती है, वो कितने मिनट तक रहती है, 2 मिनट तक। अगला सवाल है, कोई बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से जुड़ा हुआ है, यदि बल्ब से 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो हमें उसकी शक्ति बतानी है। तो शक्ति क्या होती है, P बराबर V इंटू I होता है। तो विभवांतर कितना दे रखा हमें, 220 वोल्ट दे रखा है।
साथ ही विद्युत धारा कितनी है 0.5 एम्पीयर है। पॉइंट हटाओ, नीचे कितना आ जाएगा 10, 10 से 10 कट गया, यानी 22 को हमें 5 से गुणा करना, तो कितना हो जाएगा 110 वोट हमारा इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि शक्ति का मात्रक क्या होता है वोट होता है। किसी चालक के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है उसकी लंबाई पे, साथ ही अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और साथ ही पदार्थ की प्रकृति, यानी इन सभी पे जो हमारा चालक होता है उसका प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी जो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा वो इसका सही उत्तर होगा। लघु पतन के समय परिपथ में क्या होता है, विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है अचानक बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। चुंबक के सजातीय ध्रुव में परस्पर क्या होता है वो हमें बताना है, तो क्या होगा प्रतिकर्षण, यानी असमान ध्रुव होते हैं उनमें तो क्या होता है हमेशा आकर्षण होता है, जबकि समान ध्रुवों में क्या होता है हमारा प्रतिकर्षण पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्रतिकर्षण सही उत्तर होगा। तो अगला सवाल देखते हैं, हमारा अभ्यासद है खत्म हो गए, क्योंकि हमें टोटल 18 अभ्यासद हैं इस बार। साथ ही अगर हम खाली स्थान की बात करें, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना कौन सी अभिक्रिया है, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। साथ ही में बताना है कि मैग्नीज ऑक्साइड और एल्यूमिनियम है, तो इसमें कौन कौन से उत्पाद बन रहे हैं, तो 3 तो हमारा मैग्नीज हो जाएगा, साथ ही 2 एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। तो हमारा एक तो मस्तिष्क होता है और मेरुरज्जु, दोनों मिलकर क्या करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है अवशोषित कर लेती है और हमें सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पराबैंगनी किरणें। 1 किलोवाट आवर का मान कितना होता है, तो 3.6 10 की पावर 6 क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं 1 यूनिट भी कहा जाता है। अगला है पास पास लिपटे विद्युतवर्ती तांबे के तारों की अनंत फेरों वाली कुंडली बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम परिनालिका कहते हैं। क्या कहते हैं परिनालिका के नाम से जानते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको देख लेते हैं। ये बोला है समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, जब एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह को अगर हम जोड़ दें यानी विस्थापित कर दें तो वो क्या कहलाती है हमारी समजातीय श्रेणी कहलाती है। कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह विस्थापित करता है तो उसको हम क्या कहते हैं समजातीय श्रेणी, यानी हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। यानी हाइड्रोजन के हटाकर और वो जो भी नया प्रक्रियात्मक समूह होगा, जैसे क्लोरीन है तो हाइड्रोजन का विस्थापन किसके द्वारा किया जाएगा क्लोरीन, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। दूसरा है तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन प्रभावित करता है। क्यों करता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा वो चीजें क्या हो जाएगी अपनी खराब हो जाएगी। तो क्या काम करता है तेल वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नियंत्रित गैस नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है ताकि उसका क्या हो उपचयन नहीं हो, यानी वो ऑक्सीजन से क्रिया ना करे। अगला है एक ताजे दूध के पीएच का मान 6 है, लेकिन जैसे ही उसमें दही डालते हैं तो उसके पीएच का मान परिवर्तित हो जाता है। जैसे पहले उसका पीएच का मान कितना था 6 के बाद और भी कम हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा वो अम्लीय हो जाएगा। यानी जैसे ही वो दही में परिवर्तित होगा जो उसकी प्रकृति हो जाएगी वो अम्लीय हो जाएगी। हमें पता है अगर पीएच का मान 7 है इसका मतलब वो क्या है उदासीन है, 7 से कम है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, 7 से ज़्यादा है तो हमारा क्षारीय प्रकृति का होता है। तो जैसे ही उसमें अंदर क्या मिलाएंगे अपन दूध को दही में कन्वर्ट करेंगे तो पीएच का मान और कम हो जाएगा, यानी वो किस प्रकार का हो जाएगा हमारा अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। साथ ही चलो अगला सवाल है हमारा सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में बतानी है। तो देखो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, यानी पहले कक्षक में 8, दूसरे पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको टोटल के लिए इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बाई कक्ष में 8, तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा ये विस्थापित कर देगा। तो सोडियम पे कौन सा आयन आ जाता है धन आयन आ जाता है। अगर क्लोरीन की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, यानी 2, 8 और 7। बाई कक्ष में इलेक्ट्रॉन है 7 है, कितने की आवश्यकता और है अष्टक पूरा करने के लिए 1 की। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ग्रहण करेगा, ग्रहण करने पे क्या जाता है माइनस से आ जाता है। क्लोरीन पे कितना आ जाएगा माइनस का 1 हो जाता है, यानी क्लोरीन पे माइनस और सोडियम पे क्या होता है प्लस का आयन होता है। अगला है कि रक्तदाब मापने वाले यंत्र का हमें नाम बताना है। स्पाइगोमेनोमीटर होता है। क्या होता है स्पाइगोमेनोमीटर। मानव तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई का नाम बताइए। वो क्या होती है तंत्रिका कोशिका, उसको हम न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं।
माँ के शरीर में भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है? प्लेसेंटा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों? प्लेसेंटा के द्वारा। जीन किसे कहते हैं? डीएनए का वह भाग जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, यानी प्रोटीन को अवशोषित करने की सूचना होती है, वो क्या कहलाता है? हमारा जीन कहलाता है। लेंस क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, यानी इसका सूत्र क्या होता है? P बराबर 1/f, यानी f का मतलब क्या हो जाएगी? फोकस दूरी। क्या हो जाएगी हमारी? फोकस दूरी। f यानी फोकस दूरी, p यानी हमारा क्या हो जाएगा? लेंस की क्षमता हो जाएगी, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? डायोप्टर हो जाता है। अगला सवाल है, प्रकाश की विक्षेपण को परिभाषित कीजिए। यानी श्वेत प्रकाश इसके अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाता है, यानी जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? विक्षेपण कहते हैं। इसकी ट्रिक क्या थी? विबग्योर। इसको याद करने की क्या तरीका है? विबग्योर। यानी ये कितने रंगों से मिलकर बना है श्वेत प्रकाश? 7 रंगों से मिलकर बना है। अगला है, किसी अज्ञात प्रतिरोध के सिरों पर 12 वोल्ट बैटरी में संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 माइक्रो एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो हमें क्या बताना है? इसके अंदर प्रतिरोध कितना है? देख, तो एक तो V का मान दे रखा है 12 वोल्ट, एक हमें धारा दे रखी I बराबर 2.5 माइक्रो एम्पीयर। माइक्रो को मतलब क्या होता है? 10 की पावर -3, यानी 2.5 इंटू 10 की पावर -3 क्या हो जाएगी? एम्पियर। I का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, हमें पता है ओम का नियम कहता है V = IR। R का मान बताना है तो सूत्र क्या हो जाएगा? V/I। तो यहाँ पर देखो V का मान तो 12 है, I का मान 2.5 इंटू 10 की पावर -3 है, तो ये -3 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 10 की पावर 3 यानी 10 को 3 बार गुणा करो, कितना आ जाएगा? 100। 25 से इसको काट देंगे, ये 40 बार कट जाएगा, यानी 120 को 40 से गुणा करो, कितना आ जाएगा? 4800 ओम हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर 1000 का भाग देंगे, यानी किलो में बदलना है, तो हम 4.8 और 10 की पावर क्या कर देंगे? 3 लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा? 4.8 किलो ओम। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण बताने हैं। तो इसके अंदर देखो, एक तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, दूसरा क्या होगा? एक बंद वक्र का निर्माण करती है। साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि अगर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो दोनों ही की दिशा क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। यानी चुंबक के जो 2 ध्रुव होते हैं N और S, यानी अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो इनकी क्या हो जाएगी? एक ही दिशा हो जाएगी, वो कभी भी संभव नहीं है। यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं, चुंबक के बाहर तो क्या होती है? इसकी दिशा N से S की तरफ होती है, और अंदर क्या होगी? S से N की तरफ होती है। साथ ही काल्पनिक रेखाएं उत्तरी ध्रुव से तो निकलती है, यानी N से निकल के किस में चली जाती है? S में विलीन हो जाती है। अगला सवाल है हमारा, जिसके अंदर बोला है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण लिखना है। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 हो जाएगा, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, साथ ही जल यानी H2O बन जाएगा। तो ये अभिक्रिया पहले से क्या है? संतुलित है, इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है। दूसरी है हमारा जिंक है, साथ ही बोला है सिल्वर यानी AgNO3 हो जाएगा, साथ ही प्लस आगे क्या बोला है हमें? जिंक नाइट्रेट यानी ZnNO32 प्लस हमें क्या बोला है? सिल्वर है। देखो अब यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है? यहाँ पे 2 से गुणा होगा 2 है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन तो 1 ही है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे, तो वहाँ पे जो हमारा Ag है वो भी 2 हो जाएगा, तो इधर भी किससे गुणा करना पड़ेगा? हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? इसका संतुलित समीकरण हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक हो जाएगा Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, तो ये क्या बनाएगा हमारा? H2 + ZnSO4। तो कौन सी गैस मुक्त हो रही है यहाँ पर? हाइड्रोजन गैस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। साथ ही देखो, जलती हुई मोमबत्ती को गैस के प्रखनली के पास ले जाने पर फटफट की आवाज आती है, इसको क्या बोलते हैं हम? कि इसमें कौन सी गैस प्रवाहित हो रही है? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित हो रही है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं, क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम लिखने हैं, तो एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? जिंक ऑक्साइड। दोनों क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन को समझाइए। ग्लूकोज यानी C6H12O6, इसका जो फॉर्मूला होता है, तो हमें इसके विखंडन को बताना है। यानी ग्लूकोज में यहाँ पर कार्बन के कितने अणु अपने पास? 6 है। कोशिका द्रव्य के साथ अभिक्रिया होगी तो किस में बदल जाएगा? ये पाइरुवेट में बदल जाता है। यानी कार्बन के कितने परमाणु रह जाते हैं?
3 रह जाते हैं। वापस ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिया होगी तो क्या होगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, एक जल बनेगा और साथ ही हमारी जो ऊष्मा होगी वो क्या होगी, उत्सर्जित हो जाती है। यही हमें अभिक्रिया इसकी बतानी थी। अगला है गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है। तो जैसे भी कोई पेड़ होता है या पादप है वो क्या करेगा, जैसे ही उसके 2 भाग होते हैं, एक तो धनात्मक गुरुत्वावर्तन, एक होता है ऋणात्मक। हमें पता है गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, यानी पृथ्वी हर एक चीज को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर आकर्षित करेगी। यानी ऊपर से नीचे की ओर जाने पे क्या होगा, उसका मान धनात्मक, और नीचे से ऊपर जाने पे क्या होगा, उसका मान ऋणात्मक। जैसे ये गमला है, नीचे इसकी जड़ें हैं, इसमें तो क्या होगा, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन होगा क्योंकि ये पृथ्वी की ओर आकर्षित हो रही है, ये ऊपर की ओर जा रही है, यानी जो पत्तियां होगी उनमें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन पाया जाता है। एक बार परिभाषा देख लें। पादप विभिन्न उद्दीपनों के लिए अनुक्रिया करके अनुवर्तन दिखाते हैं। पर्यावरणीय प्रेरण जैसे प्रकाश या गुरुत्व पादप की वृद्धि वाले भाग में दिशा परिवर्तित कर देते हैं। ये दिशिक या अनुवर्तन गतियां उद्दीपनों की ओर या इससे विपरीत दिशा में हो सकती है। एक पादप की जड़ सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है जबकि प्रो यानी ऊपर वाला भाग हमेशा ऊपर की ओर वृद्धि करता है। ये प्रो तथा जड़ के क्रमशः ऊपरीगामी तथा अधोगामी वृद्धि पृथ्वी या गुरुत्व के खिंचाव की अनुक्रिया गुरुत्वाकर्षण कहलाती है। यह गुरुत्वीय अनुवर्तन कहलाता है। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है इसका। अगला सवाल है हमारे कि आवृत बीजी पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाना था, साथ ही इसके जितने भी भाग हैं उनको समझाना था। तो ये हमारा एक पुष्प का चित्र है अनुप्रस्थ काट का। देखो इसके अंदर 2 चीजें पाई जाती है, स्त्री केसर यानी ये इसका मादा भाग हो गया, पुंकेसर यानी क्या हो जाएगा, इसका नर वाला भाग हो जाएगा। इन नर वाले भाग में 2 चीजें होती है, परागकोश और परागतंतु पाया जाता है, जबकि मादा के अंदर क्या क्या होगा, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, 3 चीजें पाई जाती है। चलो इनमें कौन कौन से भाग को कैसे लिखेंगे वो भी देख लेते हैं। पहला हमारा पुष्पवृंत। पुष्पवृंत इंडलनुमा होता है। पुष्पासन क्या होगा, सामान्य चपटा या फूला हुआ भाग होता है। बाह्य दलपुंज फूल का सबसे ऊपरी भाग जो हरी पत्तियों के रूप में होता है। दलपुंज, बाह्य दलपुंज के भीतरी भाग को दलपुंज कहते हैं। प्रत्येक भाग दल या पंखुड़ी कहलाता है। इसका रंग विभिन्न फूलों में अलग अलग होता है। पुंकेसर 2 चीजों से मिलकर बना है। ये एक तो नर जननांग है, 2 भाग होते हैं, एक तो परागसूत्र, परागतंतु। परागसूत्र योगी द्वारा परागकोश से जुड़ा होता है। परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। स्त्री केसर की बात करें तो इसके 3 भाग होते हैं और ये मादा जननांग है। कौन कौन से होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर ही क्या बनता है हमारा, बीजांड यानी बीज का निर्माण होता है। अगला है मानव में लिंग निर्धारण को आरेख के द्वारा सचित्र समझाइए। तो हमें पता है, देखो एक तो नर हो गया, एक हमारा क्या हो गया, मादा हो गया। नर के अंदर XX और इसके अंदर क्या होगा, XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखो दोनों के अंदर टोटल हमारे 46 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़ी दोनों के अंदर क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी इसमें भी X है तो इसमें भी क्या होगा, X होगा। लेकिन जो 23वां गुणसूत्र होता है वो मादा के अंदर तो XX और जबकि नर के अंदर क्या होगा, XY होगा। यानी XY और XX। X पहले इससे क्रिया करेगा, फिर ये वाला X इससे करेगा, ये Y इस X से, फिर इस X से करेगा। X की X से क्रिया X की X से क्रिया XX, Y X से करेगा तो XY और XY। यानी क्या हो जाएगा हमारे पास 2:2, यानी 1:1 हो गया। इसका मतलब 50% तो लड़का हो सकता है और 50% क्या हो सकती है, लड़कियां हो सकती है। क्योंकि टोटल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 जोड़ी। 22 जोड़ी दोनों में सेम होते हैं, जो 23वां जोड़ी होता है वो दोनों में अलग अलग होता है। और कैसे पता चलेगा लड़का हो गया या लड़की, अगर ये पिता के गुणसूत्र निर्धारित करते हैं, क्योंकि लड़की में हमेशा दोनों गुणसूत्र तो XX होते हैं, लेकिन पिता के अंदर X और Y होगा। यानी मादा का तो X और पिता का Y मिलेगा तो क्या बनेगा, XY। तब क्या होगा, हमारा लड़का होगा। अगर दोनों XX है इसका मतलब क्या होगी, लड़की उत्पन्न होगी। चलो अगला देख लेते हैं बच्चों क्या सवाल है। अगला हमें बोला है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा। यानी देखो यहाँ पर अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो सारी चीजें देखो, हमारा UB इधर होगा, VB इधर होगा। इसका मतलब UB माइनस का होगा और VB माइनस का। FB किसका होगा, इधर ही होगा, यानी माइनस का होगा। तीनों चीजें किसकी होगी, हमारे पास माइनस की होगी। फोकस दूरी दे रखी है, यानी F का मान -15 दे रखा है। साथ ही हमें U यानी बिंब की दूरी दे रखी है, कितनी है, -25। हमें बताना है प्रतिबिंब, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी कितनी दूरी पे होगा, यानी V का मान बताना है। तो हमें पता है
U बराबर 1/f। ये क्या होता है, दर्पण का सूत्र होता है। अब हमें देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, V का मान निकालना है, तो 1/v। हम क्या करेंगे, U को उधर भेज दें, फिर एलसीएम ले लें, F और U का क्या आ जाएगा, FU। F से F कट गया, U बच जाएगा, U से U कट गया, F बच जाएगा। तो 1/v, V माइनस F बटे हुए FU हो जाएगा। तो V का मान चाहिए, वज्र गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, FU बटे हुए U माइनस F हो जाएगा। F का मान कितना दे रखा है हमें, माइनस का 15। U का मान कितना दे रखा है, माइनस का 25 दे रखा है। U माइनस F यानी -25 और माइनस माइनस प्लस का 15 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, चलो एक बार इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो कितनी होगी, माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो 15 इंटू तो कितना हो जाएगा 25, नीचे कितना आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। यानी देखो 2 की टेबल से काट लो, ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। 5 की टेबल से ये कितनी बार कटेगा हमारा, 3 बार कटेगा। यानी 25 को 3 से गुणा करो, कितना आ जाएगा, 75 में 2 का भाग 2, साथ ही माइनस का चिन्ह है, तो कितना आ जाएगा, 37.5। यानी हमारे जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो कितनी होगी, माइनस का 37.5 होगी। अंतिम पंक्ति में बेटे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पर लिखा हुआ पढ़ने में कठिनाइयां होती है, यह विद्यार्थी किस दृष्टि से पीड़ित है। यानी उसको पास का तो दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा है, यानी निकट दृष्टि दोष है। कौन सा है, निकट दृष्टि दोष है। और कौन से लेंस का उपयोग करेंगे हम, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। यह विद्यार्थी किस दोष से पीड़ित है, इस दोष के उत्पन्न होने के 2 कारण बताइए। तो दोष किस प्रकार का संशोधित किया जा सकता है, यानी सबसे पहले तो पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, यानी इसको निकट दृष्टि दोष है। साथ ही अगर हम बात करें अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या की क्या हो जाती है, ज़्यादा ही बढ़ जाती है। साथ ही नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ये 2 क्या है, इसके कारण हो जाएंगे। साथ ही इसका निवारण की बात करें तो हम क्या करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन से लेंस का करते हैं हम, अवतल। अगर दूरदृष्टि दोष होता है तो हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम हमें बताना है। तो देखो अपने जो बायां हाथ है तो उसकी तीनों अंगुलियां एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। एक तो हमारा क्या होता है, अंगूठा, दूसरा होता है हमारी तर्जनी, और तीसरी क्या हो जाएगी हमारी मध्यमा। इन 3 अंगुलियों की बात करें, अंगूठा तो क्या दिखाता है, बल की दिशा को दिखाता है। तर्जनी होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है, जबकि मध्यमा हमारी विद्युत धारा की दिशा को बताती है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा, इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, लंबवत हो। साथ ही तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, प्रवाहित धारा को कौन बताएगा, हमारी मध्यमा बताती है। साथ ही अंगूठा उस पर जो लगने वाला बल है उसकी दिशा को इंगित करता है। इसको फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम भी कहा जाता है। अगला है कि कारण बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाना चाहिए। साथ ही आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं करता जबकि वर्षा का जल करता है। तो पहले का आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी के संपर्क में आकर किससे क्रिया करेगा, जल से अणुओं से क्रिया करके शीघ्रता से क्या करना बनाता है, एक कठोर पदार्थ बनाता है, यानी जिप्सम का निर्माण करता है। इस कारण इसे आर्द्ररोधी बर्तनों में नहीं रखा जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट आधा किसका अणु है, जल का। ये 1.5 अणु जल के और क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये हमारा जिप्सम बनाता है। यानी जल के कितने अणु हो जाएंगे, 2। तो ये क्या बनाता है, एक कठोर उत्पाद का निर्माण करता है। इसलिए क्या करेंगे, इसको आर्द्ररोधी बर्तनों में नहीं रखा जाता है। आश्रित जल क्या करता है, ये पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, यानी इसका pH का मान कितना होगा, 7 होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा, उदासीन होता है, चालन नहीं करता है। जबकि हमारा जो वर्षा का जल होता है वो क्या करेगा, जैसे ही वर्षा आती है तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुल जाती है, तो वो क्या देता है, हमारा H+ आयन देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। और साथ ही इसकी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी। अगला है जो हमारा दूसरा इसके अंदर अथवा का सवाल था, उसके अंदर हमें बोला है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक, दूसरा HCl जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करता है, जबकि एल्कोहल अम्लीय विलयन में अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। यानी हमारा जो HCl है वो तो H+ आयन देता है, जबकि एल्कोहल यानी C2H5OH हमारा H+ आयन क्यों नहीं देता, इसके बारे में बताना है। दूसरा है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदल पाता है। तो HCl जलीय विलयन में आयनित होकर
H प्लस आयन तथा ऋण आयन देता है, यानी HCl होगा वो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। जब भी H प्लस आयन हो इसका मतलब उसकी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी, यानी इस कारण इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। जबकि C2H5OH क्या करेगा, H प्लस आयन नहीं देता है। लेकिन एल्कोहल के जलीय विलयन में H प्लस आयन नहीं बनते हैं क्योंकि इसमें सहसंयोजी गुण पाया जाता है, इसकी अम्लीय प्रकृति नहीं होती है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस का आयनित नहीं होता है, जबकि H प्लस या H3O आयन नहीं देते हैं, अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं होगा। H प्लस H3O आयनों को अनुपस्थित अर्थात अम्लीय गुण की अनुपस्थिति के कारण शुष्क HCl गैस द्वारा लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करता है। अगला है गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियों को हमें समझाना है कि इसकी कौन कौन सी विधियां हैं। तो इसकी बात करें तो गर्भ निरोधन की कौन कौन सी विधियां हैं। एक तरीका यांत्रिक अवरोध का है, जिससे शुक्राणु अंड कोशिका तक न पहुंच सके। शिशन को ढूंढने वाले कंडोम अथवा योनि में रखने वाली अनेक युक्तियों का उपयोग किया जाता है। दूसरा तरीका शरीर में हार्मोन संतुलित के परिवर्तन का है, जिससे अंड का मोचन ही नहीं होता है अतः निषेचन नहीं हो पाता है। ये दवाइयाँ सामान्यतः गोली के रूप में ली जाती है, परंतु ये हार्मोन संतुलित को परिवर्तित करती है, अतः इनके कुछ विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। तीसरा है गर्भधारण रोकने के लिए कुछ अन्य युक्तियों का भी अपनाई जाती है, जैसे कि लूप अथवा कॉपर टी का उपयोग भी किया जाता है। यदि पुरुष को शुक्राणु वाहिनी को अवरोध कर दिया जाए तो शुक्राणु का स्थानांतरण रुक जाएगा। यदि स्त्री की अंडवाहिनी अथवा फैलोपियन नलिका को अवरोध कर दिया जाए तो अंड गर्भाशय तक नहीं पहुंच सके। इन दोनों की अवस्थाओं में निषेचन नहीं हो पाएगा। शल्य चिकित्सा तकनीकी द्वारा इस क्रिया में अवरोध कर दिया जाता है। ऋतुस्राव क्या होता है ये हमें बताना है, चलो इसको भी देख लेते हैं। निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका यानी ट्यूब के अंदर होती है। निषेचन न होने पर गर्भाशय की आंतरिक मोटी भित्ति रक्त वाहिनियों के साथ टूटकर ऋतुस्राव के रूप में बाहर निकलती है। इसको क्या बोलते हैं, हम ऋतुस्राव बोलते हैं, जो हर महीनों में आता है। एक कोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली प्रजनन की विधियां बतानी है, साथ ही हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार होता है उसको हमें समझाना है। अगर हम बात करें कि एक कोशिकीय जीवों में तो क्या होता है, एक तो विखंडन, यानी एक कोशिका एक से अधिक कोशिकाओं में टूट जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। बहुखंडन यानी दो से ज़्यादा में टूट जाएगी। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजित होकर विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल में हो सकता है, परंतु लेशमीनिया में जीवों में द्विखंडन पाया जाता है, यानी एक कोशिका दो में टूट जाता नहीं। द्विखंडन बहुखंडन यानी एक ही कोशिका एक से ज़्यादा कोशिकाओं में टूट जाती है। द्विखंडन में क्या हो जाएगा, एक कोशिका जीव जैसे पैरामीशिया अमीबा में दो भागों में टूट जाती है, जिससे क्या होगा, हर एक कोशिका से एक जीव का निर्माण होता है। मुकुलन यीस्ट कोशिका से छोटे मुकुल उभर कोशिकाओं को ऊपर या अलग हो जाते हैं, स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं। यानी मुकुलन के अंदर क्या होता है, एक कोशिका के अंदर इस प्रकार से एक उभार आ जाता है। ये उभार क्या करेगा, एक नए जीव का निर्माण करेगा। इसी प्रकार ये भी उभार है, एक नए जीव का निर्माण करता है। हाइड्रा में मुकुलन, हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। ये उभार वृद्धि करता है और नन्हे जीव में बदल जाता है। पूर्ण विकसित होकर जनन से अलग होकर एक नए जीव का क्या कर लेता है, ये ऑटोमेटिक निर्माण कर लेता है। अगला है स्वपोषी विषमपोषी में अंतर बताना है। ऐसे दो तरीके बताइए जिससे अजैव निम्नकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, ये हमें बताना है। साथ ही इसमें अथवा में क्वेश्चन भी दे रखा है, उसको भी हम देखेंगे। जलीय जीवों में नाम उसी क्रम में लिखिए जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है, तथा एक ऐसी श्रृंखला को स्थापना कीजिए जिसे कम से कम 3 चरणों में बताना है। स्वपोषी यानी जो अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। विषमपोषी यानी अपने किसी और पर निर्भर करते हैं। वे जीवधारी जो सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। वे जीवधारी जो अपना भोजन तो स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी और जीव पर निर्भर रहते हैं। जैसे इंसान यानी मानव हो गया, वो किस पर निर्भर करता है, किसी और जीव पर निर्भर करता है। परितंत्र में सभी स्वपोषी जीव उत्पादक का काम करते हैं। उत्पादक यानी जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, यानी उत्पादक हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता नहीं होते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं और नीरे हले शैवाल, ये क्या कहलाते हैं, हमारे उत्पादक कहलाते हैं। इनको खाने वाले क्या हो जाएंगे, उपभोक्ता हो जाएंगे। जो इनको खाने वाले क्या कहलाते हैं, वो अपघटक कहलाते हैं, उपभोक्ता हो जाएंगे। जैसे कवक हो गया, जीवाणु हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे विषमपोषी हो जाएंगे। अगला है कृषि की उपज बढ़ाने के लिए उपयोगी शाकनाशी, कीटनाशी, पेस्टिसाइड्स आदि का उपयोग किया जाता है। ये रसायन बहकर मिट्टी में तथा
जल स्रोतों में मिल जाते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। ये पदार्थ खाद्य श्रृंखला में जैव आवर्तित हो जाते हैं, अंत में मानव को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा कि जलीय जीव जैसे हरे नीरे शैवाल हो गए, पेड़ पौधे हो गए, शाक पक्षी मछली, घोंगे सूक्ष्म जीव हो गए, पक्षी और मांसभक्षी मछलियां, यानी एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है। घास के मैदान में आहार श्रृंखला की बात करें तो सबसे पहले घास क्या हो जाएगी, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे उत्पादक होते हैं। इसको खाने वाला कौन खा रहा है, कीट। ये क्या हो जाएगा हमारा प्राथमिक उपभोक्ता। कीट को कौन खा रहा है, मेंढक खा रहा है, ये हमारा द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। मेंढक को सांप खा रहा है, ये तृतीय उपभोक्ता हो गया। और बाज क्या हो जाएगा, सांप को खाता है, ये हमारा चतुर्थ उपभोक्ता कहलाता है। यानी एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर करता है, ये हमारी खाद्य श्रृंखला चलती रहती है। अगला है हमारा कि R1, R2, R3 प्रतिरोधों की 3 प्रतिरोधकों की श्रेणी का क्रम संयोजन का परिपथ चित्र बनाकर हमें बताना है, साथ ही तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। और नीचे वाला हमारा एक समांतर क्रम का। अगर श्रेणी क्रम की बात करें तो हमारा जो V इक्वल टू क्या होता है, IR। यानी जब हम श्रेणी क्रम की बात करें तो I का मान तो समान रहता है, जबकि हमारे V का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। क्योंकि अगर हम एमीटर को किस क्रम में लगाते हैं, हम इसको श्रेणी क्रम में लगाते हैं, जबकि हमारा वोल्ट मीटर होता है वो कौन से क्रम में होता है, समांतर क्रम में होता है। इसलिए देखो यहाँ पर एक ही लाइन में जोड़ दिया, इसका मतलब श्रेणी क्रम है। साथ ही विभवांतर का मान तो अलग अलग होगा, लेकिन जो विद्युत धारा होगी परिपथ में उसका मान क्या होता है, एक समान। तो हमने पढ़ा है V इक्वल टू क्या होता है, IR। और देखो यहाँ पर हमारा V का मान अलग अलग है, तो V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। V बराबर क्या होता है, IR। I का मान तो समान है और R का मान क्या है, हमारे अलग अलग है, रख देते हैं। तो देखो R कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, I बराबर I1 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। और इधर हमारा क्या होगा, IR रहेगा, इसके अंदर I कॉमन आ जाएगा हमारा, तो I से तो I कट गया, तो RS बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यही क्या हो जाएगा, हमारा तुल्य प्रतिरोध कहलाता है। जब हम किसके क्रम की बात करें, श्रेणी क्रम की बात करें। अगर हम समांतर क्रम की बात करें तो हम क्या करते हैं, परिपथ में जो प्रतिरोधों को लगाते हैं वो कौन से क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं। समांतर क्रम में V का मान तो क्या होता है, समान होता है, जबकि I का मान क्या होगा, हमारा अलग अलग होगा। तो V इक्वल टू क्या होगा, IR होगा। तो यहाँ पर I का मान अलग है, तो I1 प्लस I2 प्लस क्या हो जाएगा, I3 बराबर क्या हो जाएगा, हमारा I हो जाएगा। I बराबर क्या होता है, V अपॉन R। I का मान V अपॉन R1 हो जाएगा, प्लस V अपॉन R2 हो जाएगा, V अपॉन R3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम नीचे क्या कर लें, कॉमन ले लें। देखो ऊपर V कॉमन ले लें तो 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन क्या हो जाएगा, R3। V से V कट गया तो 1 बटे RS बराबर क्या हो जाएगा, R1, 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। यानी ये हमारा क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा। लेकिन जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान ज़्यादा होता है, जबकि श्रेणी क्रम में ज़्यादा और समांतर क्रम में क्या होता है, हमारा कम होता है। अगला सवाल है हमारा जिसके अंदर हमें बताना था, इनके नाम बताने हैं। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा दे रखा है, सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारा क्वेश्चन था जिसके अंदर देखो पहला था कि इसका नाम क्या होगा, हमें इसका नामकरण बताना था। जो पहला सूत्र है वो हमारा क्या हो जाएगा, देखो 1 और 2 है। कार्बन की श्रृंखला कितनी यहाँ पर हमारे पास 3 है, 3 को हम क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। प्लस साथ ही डबल बॉन्ड है, यानी पीछे क्या जुड़ जाएगा, इसमें इन जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये हमारा प्रोपीन बन जाएगा। यानी कार्बन कितने यहाँ पर 3 है, तो मेथ 8 प्रोप, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोप। साथ ही अगर एक डबल बॉन्ड है तो हम क्या लगा देंगे, इन, तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। साथ ही OH है, यानी पीछे क्या जुड़ेगा, हमारा ओल जुड़ेगा। 1 और 2 कार्बन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा ये एथेन हो जाएगा। OH है, पीछे क्या जुड़ जाएगा, हमारा ओल जुड़ जाएगा, तो सूत्र क्या बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हमारा एथेनॉल बन जाएगा। तीसरा है हमारे पास जो कार्बन है वो कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 है, यानी ब्यूट तो ये हो गया हमारा। साथ ही एकल बंध है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। जब भी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडो, क्लोरो ब्रोमो आयोडो कभी भी किसी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो उनको पहले लिखा जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, क्लोरो ब्यूटेन। यानी हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्लोरो ब्यूटेन होगा। अगला है हमारे पास अगर CHO जुड़ा हुआ है, यानी पीछे हमें क्या जोड़ना है, यहाँ पर एल जोड़ना है, तो 1 2 3 और साथ में कितना है हमारे पास 4 है, तो हम जुड़ेंगे ब्यूटेन,
साथ ही हमारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो सूत्र बनेगा वो ब्यूटेनेल बनेगा, ब्यूटेनेल। इसका आंसर क्या होगा हमारा, ब्यूटेनेल होगा। अगला है हमारा एथेनोइक अम्ल, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉन और हेक्सेनॉन। इनका भी सूत्र हम देख लेते हैं एक बार किस प्रकार से बनाया गया है। हमारा पहला है एथेनोइक अम्ल यानी CH3COOH, यानी किसी के भी पीछे अगर क्या जुड़ा हुआ COOH यानी हम इसको बोलते हैं ओइक अम्ल। क्या हो जाएगा, हमारा जो पूर्व अनुलग्न होगा वो हमारा ओइक अम्ल होगा। यानी यहाँ पे कार्बन कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए, 2 कार्बन ले लिया। साथ ही कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन परमाणु के साथ बंध बनाता है, 4, क्योंकि 4 तो पहले से ही उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता, तो 1 2 3 4 का बंध बना देगा। ऑक्सीजन अगर कहीं पे भी जुड़ रहा है तो कितने के साथ जुड़ेगा, 2 बंध बनाएगा हमेशा। बीच में कितने बंध होंगे, 2 होंगे। ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन का यानी कार्बन की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। साथ ही ब्रोमो यानी Br पहले जुड़ेगा तो C5H11 और Br। तो इसका सूत्र इस प्रकार हम हाइड्रोजन और कार्बन को अलग अलग करके लिख देंगे। अगला है ब्यूट यानी हमारा 4 होगा। नॉन का मतलब क्या होगा, हमारा जो भी जुड़ेगा उसके साथ CO यानी कीटोन समूह जुड़ेगा। तो यहाँ पे कार्बन कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए। तो हम इसको इस प्रकार भी जमा सकते हैं और इस प्रकार भी जमा सकते हैं। हेक्स यानी कितना हो जाएगा, कार्बन की संख्या 6 हो जाएगी। पीछे नेल जुड़ रहा है यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, यानी CHO समूह हमारा इसमें जुड़ेगा। यहाँ पे कीटोन समूह था, यहाँ पे ब्रोमो था। इस प्रकार हमने इसको देख लिया। अगला जो हमारा सवाल है, मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाना है। आमाशय से उत्सर्जित अम्ल का नाम व कार्य बताइए। शाकाहारी जंतुओं में शुद्धांत्र की लंबाई ज्यादा क्यों होती है। अथवा में है मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। वक्र यानी किडनी के कोई 2 कार्य बताने हैं। कृत्रिम अपवहन किसे कहा जाता है। तो ये हमारा क्या होगा, ये मानव पाचन तंत्र का चित्र हो गया। साथ ही हमें बताना कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आमाशय में हमारा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का स्रावण किया जाता है। इस अम्ल की भूमिका निम्नलिखित है। ये भोजन को एक तो सड़ने से बचाता है, साथ ही ये क्या करता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। HCl कठोर ऊतकों को घोलने में सहायक है। ये भोजन को रोगाणु रहित करता है। ये लार में इमाइलेज की क्रिया को समाप्त करता है। Ca तथा कैल्शियम तथा लोहे के अवशोषण की क्रिया करता है। अगला जो तीसरा था, विभिन्न जंतुओं में शुद्धांत की लंबाई उनके जीवन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी के सेलुलोज पचाने के लिए इसकी लंबाई क्या होती है, कुछ ज़्यादा ही लंबी होती है। जो अथवा का सवाल था उसके अंदर मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाना था। साथ ही हमें बताना है जो हमारी किडनी है उसके क्या क्या कार्य हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वृक्क बोलते हैं। चलो देख लेते हैं। वृक्क द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे यूरिया, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं कौन कौन से हो गए हमारे शरीर में, नाइट्रोजन हो गया, यूरिया हो गया, इनको क्या करता है, यूरिया अम्ल रुधिर में पृथक किए जाते हैं। वृक्क द्वारा ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल की चयनित पुनर्वितरण किया जाता है। यानी हमारे जो शरीर में जो हम पानी पीते हैं, पानी और भोजन, उनको पानी और जो हमारा खून होता है उनको अलग करने का काम कौन करता है, हमारी जो किडनी करती है। अगर किडनी खराब हो गई तो हम किसका प्रयोग करते हैं, वहाँ पर डायलिसिस क्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, पानी और जो हमारा खून होता है, ब्लड होता है, उसको अलग किया जाता है। कभी कभी संक्रमण या उचित रुधिर आपूर्ति न होने या अन्य कारणों से वृक्क क्षतिग्रस्त होने पर काम करना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में रुधिर में नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। रुधिर से इन नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को निकालने के लिए कृत्रिम वृक्क युक्ति अपनाई जाती है, जिसे हम अपोन या डायलिसिस के नाम से जाना जाता है, जिसके द्वारा हम कृत्रिम तरीके से जो ब्लड होता है उसमें से पानी को अलग करते हैं। अगर किसी को टॉयलेट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उसकी किडनी क्या हो गई, खराब हो जाती है। अगला है प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट आती है, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अवतल दर्पण की सहायता से हमें क्या बताना है, वस्तु जब C पर हो तब प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अगर वो F यानी फोकस दूरी पे है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यानी मुख्य फोकस पे है। दोनों स्थितियों में हमें प्रतिबिंब और आकृति बतानी है। दूसरा है प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। उत्तल लेंस की सहायता से प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं वो भी हमें बताना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं परावर्तन क्या होता है। देखो सबसे पहले परावर्तन की परिभाषा, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट आती है, यानी जब कोई प्रकाश की किरण गई किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट आती है, इसको क्या कहते हैं हम, प्रकाश का
परावर्तन कहते हैं। तो जब वस्तु किस पर हो, सी यानी वक्रता केंद्र पर हो, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, उसका सी पे ही बनता है। जब वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, उसका सी पे ही बनेगा। अगर फोकस मुख्य फोकस पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसका अंत पे बनेगा, यानी जहां पर एक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वहीं क्या बनता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। अगला हम बात करें प्रतिबिंब से क्या क्या समझते हैं। देखो, जब अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब समान आकार का होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, यानी इस रेखा से नीचे बन रहा है, यानी वास्तविक और उल्टा होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। जब वस्तु F पर स्थित हो तो प्रतिबिंब अत्यधिक विवर्धित आवर्धित होगा, साथ ही वास्तविक और उल्टा बनेगा, क्योंकि जिधर वस्तु है उधर ही उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। जब अवतल दर्पण प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब वस्तु क्या हो, अनंत पर हो, तो देखो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो किस पे बनेगा, F पर बनेगा, यानी मुख्य फोकस पे बनता है। जब वस्तु किस पर हो, अनंत पर हो। जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच हो तो प्रतिबिंब का बनेगा हमारा बहुत ही ज़्यादा, यानी अनंत पर बनेगा। तो देखो, जब वस्तु उत्तल लेंस में अनंत पर हो तो प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, एक तो छोटा होता है, बिंदु के आकार का होगा और वास्तविक और उल्टा बनता है। दूसरा है, जब वस्तु F1 और 2F1 के मध्य हो तो प्रतिबिंब बड़ा, वास्तविक और क्या बनता है, उल्टा बनता है। तो इस प्रकार हमने आज जो विज्ञान कक्षा 10 का मॉडल पेपर था जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड किया गया था, उसके जितने भी आंसर थे हमने देखे थे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद है हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।